दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में उस वक्त सनसनी मच गई जब किराया मांगने पहुंची दीपशिखा नाम की महिला की हत्या कर दी गई। आरोप लगाया गया कि उनके फ्लैट में किराए पर रहने वाले पति पत्नी ने मिलकर पहले उन्हें बेरहमी से पीटा और फिर दुपट्टे से उनका गला घोट दिया और फिर शव को ठिकाने लगाने में जुट गए। लेकिन मकान मालिक के घर में काम करने वाली एक महिला ने उनका खेल बिगाड़ दिया। वो पलंग के अंदर दीवान के अंदर डाल कर उसको ऊपर बैठ गए थे, उसी अटैची में थी मैं बनी। बस यही कहानी खत्म। उसके बाद पुलिस बुला ली होगी ना? जी, उसके बाद पुलिस आई है। हत्या की जानकारी मिलने के बाद तुरंत पुलिस वहां पहुंच गई और हत्या के आरोप में किराएदार अजय गुप्ता और उनकी पत्नी आकृति गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया। और हैरानी की बात यह कि कैमरे के सामने उन दोनों पति पत्नी ने हत्या करने की बात कबूल भी कर ली। हालांकि दोनों ने आरोप लगाया कि मकान मालकिन किराए के पैसे के लिए आए दिन उन्हें परेशान करती थीं। और आरोप है कि उसी वजह से उन दोनों ने मिलकर उनकी फ्लैट के अंदर बेरहमी से हत्या कर दी। बाकायदा उन दोनों ने कैमरे के सामने मकान मालिक को मारने की बात भी कबूल की। तुम कहीं जाओगी नहीं, कुछ सामान नहीं लाओगी, खाना नहीं लाओगी। ज्यादा मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं कि हमसे खाना मुश्किल कर दिया हमारा। तो किसने करा, मारा कैसे उसको? मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। आपने मारा? मैंने किया। दोनों ने मिलके किया। आपने दोनों ने मारा? ठीक है, दोनों ने मिलके किया। उन्होंने इतना मेंटली टॉर्चर किया। आप आज भी मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। पुलिस के मुताबिक आरोपी पति पत्नी ने जुलाई में गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में मौजूद एक हाउसिंग सोसाइटी में 18,000 रुपए महीने किराए पर एक फ्लैट लिया था। लेकिन पैसे नहीं होने की वजह से उन दोनों ने एक बार भी किराया दिया नहीं था। मतलब जुलाई में फ्लैट किराए पर लेने के बाद फ्लैट की मालकिन दीपशिखा को एक बार भी किराया नहीं मिला था और इसी वजह से वो किराए पर रह रहे पति पत्नी से पैसों की मांग करती थी। दावा किया गया कि किराए के पैसे बार बार मांगे जाने की वजह से वो दोनों उनसे तंग आ चुके थे। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि दोनों उनकी हत्या कर देंगे। निकलना वरना हमारा बिल्कुल मुश्किल कर दिया इट्स ओके, अब बात मत बढ़ाओ। कब की बात है? कब आए थे ये आपके फ्लैट में? आज शाम को। और मारा कैसे आपने? ये हमने गला घोटा गला चुन्नी। चुन्नी। मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मैंने किया। इसकी गलती नहीं है, मैंने किया। साथ थी, हम साथ थे। नहीं, आप अपने पे मत लो, हमने साथ थे, साथ किया है। दावा है कि उन दोनों ने करीब 5 दिन पहले ही मकान मालकिन की हत्या का प्लान बना लिया था और उसी प्लान के तहत दोनों पति पत्नी ने मिलकर अपनी मकान मालकिन की हत्या कर दी। आरोपियों से पूछताछ के बाद पुलिस ने बताया कि शाम के वक्त वो महिला किराए के पैसे मांगने के लिए अपने फ्लैट पर आई थी और दावा किया गया कि एक बार फिर उनका किराएदार के साथ पैसे को लेकर झगड़ा हुआ था। आरोप लगाया गया कि इसके बाद पति पत्नी ने मिलकर उन्हें कमरे में बंद कर दिया। चिल्लाने पर उन दोनों ने मिलकर प्रेशर कुकर से उन्हें बुरी तरह पीटा और फिर दुपट्टे से गला घोटकर उनकी हत्या कर दी। आरोप है कि पुलिस से बचने के लिए उन दोनों ने शव को एक सूटकेस में बंद कर दिया। इस घर के अंदर पूरी हत्या कर दी गई थी महिला दीपशिखा की। उसके बाद जो जहां पर किराएदार थे अजय गुप्ता और उनकी पत्नी, उन दोनों ने उनके शव को एक लाल रंग के बैग में रखा। दावा किया गया कि दोनों पति पत्नी ने शव को गंग नहर में फेंकने का प्लान बनाया था। लेकिन उनके पूरे प्लान पर पानी तब फिर गया जब उस महिला को ढूंढते हुए उनके घर में काम करने वाली मिनी नाम की महिला फ्लैट पर पहुंच गई और न्यूज़ 18 से बातचीत में उन्होंने बताया कि जिस दीपशिखा नाम की महिला की हत्या की गई, उन्होंने उन्हें फोन करके यह जानकारी दी थी कि वो किराए का पैसा मांगने के लिए अपने फ्लैट पर जा रही हैं। तो वहाँ से फोन आया था कि मिनी दीदी मैं रेंट लेने जा रही हूँ, पैसे लेने जा रही हूँ। लेकिन काफी वक्त गुजरने के बाद जब वो नहीं लौटी तो उन्हें शक हुआ। इसके बाद वो उन्हें ढूंढते हुए उसी फ्लैट पर पहुंच गई जहां वो किराया मांगने गई थी। महिला ने दावा किया कि फ्लैट में रहने वाले दोनों पति पत्नी बुरी तरह घबराए हुए थे, जिससे उनका शक और गहरा गया। हालांकि दोनों पति पत्नी ने उन्हें यह बताया कि मकान मालकिन किराए का पैसा लेकर वहां से चली गई थी। बाद में हाउसिंग सोसाइटी का सीसीटीवी कैमरे का वीडियो चेक किया गया, जिसमें वो महिला किराएदार के फ्लैट में जाती दिखाई दी, लेकिन वो फ्लैट से बाहर निकलती नजर नहीं आई। थोड़ी देर में परिवार के लोग भी वहां पहुंच गए। न्यूज़ 18 से बातचीत के दौरान मिनी नाम की उस महिला ने बताया कि फ्लैट में रहने वाली आकृति गुप्ता लाल रंग का एक सूटकेस लेकर वहां से जाने की फिराक में थी। वहां से भागने के लिए उसने ऑटो भी बुला लिया था। मैंने कहा कि जब तक मैम नहीं मिलेगी तब तक जाने नहीं दूंगी। मैं कि अटैची लो और चलो।
बाद में उस महिला ने दोनों पति पत्नी को फ्लैट्स में बाहर से बंद कर दिया। इसके बाद एक बार फिर पूरे इलाके में उनकी तलाश शुरू की गई और सिर्फ हाउसिंग सोसाइटी नहीं बल्कि आसपास के इलाके को भी खंगाला गया, लेकिन तमाम कोशिश के बाद भी उनका कुछ पता नहीं चल सका। और तो और हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने भी फ्लैट के अंदर उनकी तलाश की। कमरे से लेकर बाथरूम में भी उन्हें ढूंढा गया, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। इस दौरान दोनों पति पत्नी बार बार ये कहते रहे कि उनकी मकान मालकिन किराए के 90,000 रुपए लेकर वहां से चली गई थी। कर मैं दोनों बाथरूम का चेक किया, दोनों बाथरूम भी खाली था। उसने कहा यहाँ नहीं है भैया, आप जाओ, पैसे में दे दिया उनको 90,000। इसके बाद वहां पुलिस बुला ली गई। पुलिस ने हिरासत में लेकर पति पत्नी से सख्ती से पूछताछ शुरू की। कुछ देर तक दोनों ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन बाद में दोनों ने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उन्होंने बताया कि किराए को लेकर हुए झगड़े के दौरान उन दोनों ने मिलकर महिला की हत्या कर दी थी और फिर उनके शव को सूटकेस में बंद करके बेड के अंदर छिपा दिया था। इसका पता चलने के बाद पुलिस ने बेड के अंदर से उस सूटकेस को बाहर निकाला जिसमें महिला का शव था। उस घर की तलाशी ली गई जहां पर एक लाल बैग में दीपशिखा शर्मा के शव को बरामद किया गया है। सूटकेस से महिला का शव मिलने के बाद वहां हाहाकार मच गया। हर जगह पे मुझे साथ लेकर जाते, मुझे नहीं ले गए साथ। इसके बाद पुलिस ने मकान मालकिन की बेरहमी से हत्या करने के आरोप में किराए पर रह रहे पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। उधर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक सड़क हादसे में एक बच्चे की मौत के बाद बीजेपी विधायक ने अधिकारियों को फटकार लगा दी। वहां एक रोज पहले एक क्रेन की चपेट में आने से उस बच्चे की मौत हो गई थी। उसके बाद वहां बवाल खड़ा हो गया और हंगामे के बाद बीजेपी विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने बीच सड़क पर अधिकारियों को डांट लगा दी। आप अपने घर के पास अलाउ करेंगे क्या? तो यहाँ कैसे अलाउ किया आपने? बताया गया कि वाराणसी की सुंदरपुर सब्जी मंडी के पास सड़क हादसे में उस बच्चे की मौत हुई थी, जिसके बाद अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगा। इस दौरान एक अधिकारी ने विधायक को समझाने की कोशिश की, जिस पर वो भड़क गए और उन्हें जमकर फटकार लगा दी। ये गलत तरीका दोबारा मत करिएगा, मैं आपकी कठपुतली नहीं हूँ कि आपके इशारे पे चलूंगा। इसके बाद वो अधिकारी माफी मांगने लग गए, लेकिन बीजेपी विधायक का गुस्सा शांत नहीं हुआ और उन्होंने चेतावनी दी कि आरोपी पाए जाने पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और बीजेपी विधायक से उनकी शिकायत की। हालांकि विधायक ने अधिकारियों को ऐसी फटकार लगाई कि वहां मौजूद लोग शांत हो गए। ये मुझे रोका कैसे आपने? मैं आपके तय हुए एजेंडे बात करूंगा क्या? उन्होंने साफ चेतावनी दी कि अगर दिन के समय वहां की सड़क पर क्रेन दिखाई दी और इससे सड़क हादसा हुआ तो सख्त कार्रवाई होगी। एक तो अगर हाइड्रा की परमिशन थी तो मैं आपके खिलाफ पत्र लिख दूंगा। क्योंकि आरोप लगा कि एक क्रेन की चपेट में आने से 8 साल के बच्चे की मौत हो गई थी। इसके बाद उसके परिजन रोने बिलखने लग गए और भारी संख्या में गुस्साए लोगों ने बच्चे के शव को सड़क पर रखकर धरना दिया। काफी देर हंगामा चलने की जानकारी मिलने पर बीजेपी विधायक वहां पहुंचे, तब जाकर बवाल शांत हुआ। उधर यूपी के सुल्तानपुर में जमीन के झगड़े में 70 साल के एक बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में बजरंगी यादव नाम के व्यक्ति पर आरोप लगा कि उन्होंने जमीन के झगड़े में अपने 70 साल के पिता की पीट कर हत्या कर दी। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। पिता को मारपीट करके घायल कर दिया था संपत्ति के विवाद को लेकर के। इसको तत्काल जो है जिला अस्पताल पहुंचाया गया था, जहां पर उसका इलाज चल रहा था, जहां पर उसकी मृत्यु हो गई इलाज के दौरान। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में एक 13वीं के कार्यक्रम के दौरान जमीन के विवाद को लेकर बवाल हो गया। पुलिस के सामने ही 2 पक्षों में मारपीट हो गई। पुलिस ने दोनों पक्षों के 6 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया। मध्य प्रदेश के सीहोर में 1 से ज्यादा दिनों की ई अटेंडेंस नहीं होने पर 1700 से ज्यादा शिक्षकों का 10 महीने का वेतन रोक दिया गया। इसके विरोध में शिक्षकों ने काली पट्टी बांधकर स्कूलों में पढ़ाया। शिक्षकों के मुताबिक नेटवर्क नहीं होने की वजह से कई बार उनकी ई अटेंडेंस नहीं लग पाती। इधर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में निवाड़ी थाने के अंदर निरीक्षण करने पहुंचे अधिकारी के सामने सरकारी पिस्तौल का लॉक ही नहीं खुल सका। हुआ यह कि डीजीपी सुरेंद्रनाथ त्रिपाठी थाने का निरीक्षण करने अचानक पहुंच गए और वहां पर उन्होंने थाने में रखे दस्तावेजों, बैरक, मिशन शक्ति केंद्र, महिला हेल्प डेस्क और हथियारों के गोदाम का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने थाने में रखे सरकारी हथियारों की भी जांच की। 2 दारोगाओं को पिस्तौल खोलकर उसे लोड करने का आदेश दिया गया। दोनों दारोगा सरकारी पिस्तौल को खोलने में जुट गए, लेकिन उनमें एक की पिस्तौल फंस गई। वो उसका लॉक खोलने की कोशिश करते दिखे, लेकिन काफी मशक्कत के बाद भी पिस्तौल का लॉक नहीं खुला। पीछे खड़े पुलिस वालों ने मदद की, लेकिन फिर भी पिस्तौल का लॉक जैसा जैम ही रहा।
काफी कोशिश के बाद दरोगा ने पिस्तौल की मैगजीन से लॉक पर हथौड़ी की तरह मारा, तब जाकर लॉक खुला। उधर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक ढाबे पर खाने में मरा हुआ चूहा मिलने से हड़कंप मच गया। इसके बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने कार्रवाई करते हुए ढाबे को सील कर दिया, क्योंकि उस ढाबे में परोसी गई दही में मरा हुआ चूहा मिला, जिसे देखकर ग्राहकों के होश उड़ गए। ये जहर है, पॉइजन। कुछ हो जाता तब वो। उन्होंने ढाबे वालों को फटकार लगाई और तुरंत खाना छोड़कर वहां से चले गए। क्या दे रहे हो तुम लोग? वीडियो। इस मामले की जानकारी मिलने पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने उस ढाबे पर छापा मारा। इस दौरान वहां कई तरह की लापरवाहियां सामने आईं। इसके अलावा चारों तरफ गंदगी देखी गई, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए ढाबा सील कर दिया गया। उधर मध्य प्रदेश के दतिया में जन सुनवाई के दौरान जिले के कलेक्टर ने एक पटवारी को सबके सामने जमकर फटकार लगा दी। वहां कुछ गांव वाले एक नाली की शिकायत लेकर पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि नेताओं के दबाव में आकर पटवारी ने जबरदस्ती एक नाली को बंद करवा दिया। और इतना सुनते ही जिले के डीएम का पारा चढ़ गया। उन्होंने जन सुनवाई के दौरान कई लोगों के सामने ही आरोपी पटवारी के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दे दिया। इसको अभी इमीडिएट ऑर्डर करो, इसको सस्पेंड कर देगा और ये नौकरी में नहीं रहेगा। इसको डी शुरू करो अभी। और नया पटवारी जो आएगा वो अच्छा समझदार आएगा, ऐसे नहीं आएंगे कि जो नेताओं के लिए काम करते हैं। डीएम ने सभी कर्मचारियों को आदेश दिया कि वो सिर्फ जनता के लिए काम करें, न कि नेताओं और बड़े लोगों के लिए। मामला दतिया के बसई इलाके का रहा और दावा किया गया कि वहां की एक नाली को इसलिए बंद करवा दिया गया था क्योंकि कुछ रसूखदार लोगों के घरों में उसकी वजह से सीलन आ रही। हालांकि पटवारी ने सफाई दी कि वहां नाली नहीं थी, लेकिन लोगों और कुछ पुलिस वालों ने उनके दावे को गलत बता दिया। इसके बाद डीएम स्वप्निल वानखड़े ने तहसीलदार को बुलवाया और उन्हें निर्देश दिया कि वो बंद हुई उस नाली को तुरंत खुलवाएं ताकि लोगों की परेशानी दूर हो सके। तहसीलदार कहाँ है? भाई वो नाली सीधी कराओ आज ही। बहुत हो गया आप, या तो मैं आपको भी सस्पेंड कराऊंगा। ठीक है, नेताओं के लिए काम नहीं करते, हम जनता के लिए काम करते हैं। इसके साथ ही कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वो लोगों की शिकायतों पर कार्रवाई करने में देरी न करें। इधर उत्तर प्रदेश के हरदोई में थाने के सामने एक कारोबारी ने आत्मदाह करने की कोशिश की। उत्तर प्रदेश के हरदोई में थाने के सामने गहनों के एक कारोबारी ने अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आत्महत्या करने की कोशिश की। जानकारी मिली कि उन्होंने चोरी के एक मामले को लेकर कार्रवाई में हुई देरी पर नाराजगी जताते हुए एक कदम उठाया। हालांकि पुलिस ने तुरंत उन्हें पकड़ लिया और उनकी जान बचा ली गई। दिल्ली के नजदीक उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में बीच सड़क पर दो महिलाओं के लड़ने से जैम की स्थिति बन गई। उन दोनों ने अपनी अपनी गाड़ी रोककर एक दूसरे के साथ मारपीट की। बाद में लोगों ने बीच बचावकर उन्हें शांत कराया। राजस्थान की राजधानी जयपुर में भ्रष्टाचार के मामलों की निगरानी करने वाली एजेंसी एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो ने छापेमारी की। सूत्रों के मुताबिक एसीबी की ये रेड जल जीवन मिशन से जुड़े करोड़ों रुपए के घोटाले के मामले में की गई। उधर मध्य प्रदेश के मंडला में एक सरकारी स्कूल के टीचर पर शराब के नशे में स्कूल पहुंचने और बच्चों को पढ़ाने का आरोप लगा। महेश गोठरिया नाम के टीचर से जब इस बारे में सवाल पूछा गया तो वो ठीक से जवाब भी नहीं दे सके और बुरी तरह लड़खड़ाते दिखे। मामला अहमदपुर इलाके के ग्वारीटोला गांव के प्राथमिक विद्यालय का रहा। आरोप लगा कि वहां पढ़ाने वाले शिक्षक महेश गोठरिया नशे की हालत में स्कूल पहुंच गए। क्लासरूम में पहुंचने के बाद वो बच्चों को कभी अंग्रेजी पढ़ाते दिखे तो कभी गणित, गुणा भाग और घटाना पढ़ाते पढ़ाते उनके भीतर का म्यूजिक टीचर भी जाग गया। उन्होंने बच्चों को फिल्मी गाना सिखाना शुरू कर दिया। एक साथ बोलना, तुम, तो, पर, दे, सी, साथ क्या दिखाओगे हमें गुरु, ये पढ़ गया। महेश गोठरिया गाना गाते और बच्चे उसे उनके पीछे दोहराते दिखे, लेकिन टीचर महेश गोठरिया इतने नशे में दिखे कि क्लासरूम में ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। उनकी हालत देखकर बच्चे भी उन पर हंसते नजर आए, लेकिन इस सब का उन पर कोई असर नहीं हुआ। वो झूमते हुए और लड़खड़ाती जबान में क्लास के अंदर बच्चों को उल्टा सीधा ज्ञान देते दिखाई दिए। महेश गोठरिया ने बच्चों को बंदर की कहानी सुनानी शुरू की, लेकिन अगले ही पल वो कहानी भूल गए। उन्होंने शायरी सुनानी शुरू कर दी। एक बंदर ने कहा, हे प्रभु इंदिरा को मारे, क्या लिख पढ़ने है, ये कांग्रेस पार्टी
फूल है गुलाब का, जल्दी पहचान करो। जैसे तैसे बच्चों ने अपनी हंसी रोकी। इसके बाद नशे की हालत में महेश गुठरिया ने क्लासरूम में ही तालियां बजाकर राम भजन शुरू कर दिया। जय श्री राम जी, ताली बजा। बीच बीच में वो ताली नहीं बजा रहे बच्चों को डांटते भी दिखाई दिए। और करीब 1 घंटे तक बच्चों को इस हालत में पढ़ाने के बाद शिक्षक महेश गुठरिया क्लासरूम से बाहर निकले। नशे की हालत में स्कूल पहुंचने और बच्चों को पढ़ाने को लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने अलग अलग तर्क देने शुरू कर दिए और रावण तक को पढ़ाने का दावा कर दिया। महेश गुठरिया से जब शराब पीने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने ये कबूल कर लिया कि उन्होंने 2 बोतल शराब पी थी। मैं पढ़ाने के लिए रावण को बताया। नहीं शराब पी के आप पढ़ा रहे हो? हाँ जी, रावण को जब पढ़ाया। शराब पी के बच्चों को पढ़ा रहे हो? पढ़ा रहे। क्यों पढ़ा रहे हो? मेरा सीखेंगे आपसे। कितना शराब पिए? 2 बोतल बोलो। नशे की हालत में स्कूल पहुंचने पर उनके मन में कोई पछतावा नहीं दिखा और ना ही उनके पास पूछे गए सवालों का कोई जवाब था। उस हालत में स्कूल पहुंचने पर छोटे छोटे बच्चों पर पड़ने वाले असर को लेकर सवाल किया गया तो महेश गुठरिया ने दावा कर दिया कि बच्चों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। और ये जवाब देते ही उन्होंने फिर से गाना शुरू कर दिया। कहाँ सीखे आपसे? तो खराब कैसे हो जाएंगे बच्चे? क्या सीखेंगे जो बताओ आपसे? तो देखो मैं सिखा रहा। अब दारू है पीने। नशे की हालत में स्कूल पहुंचे सरकारी टीचर महेश गुठरिया पर शिक्षा विभाग ने जांच के बाद सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। खुद जाके उसका भ्रमण करूंगा और पूरी जांच करके फिर मैं विस्तृत जो भी उचित कार्रवाई होगी वो करूंगा। हालांकि नशे की हालत में महेश गुठरिया ने जो हरकतें की उनकी चर्चा मंडला समेत पूरे प्रदेश में होनी शुरू हो गई। उधर मध्य प्रदेश के रीवा में एक ढाबे में कुछ बदमाशों ने तोड़फोड़ कर दहशत मचा दी। बताया गया वहां रात में 4 मोटरसाइकिलों पर सवार होकर 8 बदमाश पहुंचे और उन्होंने तोड़फोड़ शुरू कर दी। और इसके बाद तो उस ढाबे में मौजूद कर्मचारी अपनी जान बचाने के लिए भागते नजर आए क्योंकि वहां घुसते ही वो बदमाश कुर्सियां तोड़ने में जुट गए। उनमें एक बदमाश ने एक एक करके कुर्सियों को उठाया और उन्हें पटकता दिखाई दिया। इसी बीच उसके साथी भी उस ढाबे के अंदर दाखिल हो गए। उन्होंने वहां टेबल और कुर्सियों पर डंडे बरसा दिए और उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। इतना ही नहीं, उन्होंने वहां रखे गए कई गमले तक तोड़ डाले। रीवा के समान थाना इलाके में तोड़फोड़ की यह घटना हुई। आरोप लगा इस दौरान उन्होंने फायरिंग भी की और उस ढाबे में हुई तोड़फोड़ और फायरिंग की घटना से वहां के कर्मचारी घबरा गए। उन कर्मचारियों के मुताबिक उस घटना से पहले वो लोग बड़े आराम से काम कर रहे थे, लेकिन अचानक उन बदमाशों ने उस ढाबे के अंदर धावा बोल दिया। बदमाशों ने पहले उस ढाबे के बाहर रखी कुर्सियों को तोड़ा, फिर ढाबे के अंदर घुस गए। आरोप लगा कि तोड़फोड़ के बाद उन्होंने हवा में गोलियां दागी और वहां से फरार हो गए। इस दौरान किसी तरह उन कर्मचारियों ने अपनी जान बचाई। कुर्सी तोड़ रहे थे वो, तो आवाज आई, हम गोली की आवाज भी सुनी है। हाँ, गोली की आवाज भी सुनी है मैंने। रीवा के समान थाना इलाके में हुई इस घटना के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और उन बदमाशों की तलाश में जुट गई, लेकिन पुलिस की शुरुआती जांच में वहां हुई तोड़फोड़ और फायरिंग की वजह का पता नहीं चल सका। उधर मध्य प्रदेश के सतना में खून की कालाबाजारी करने वाले 3 लोगों को एसडीएम ने रंगे हाथ पकड़ लिया। ये कालाबाजारी उसी जिला अस्पताल के पास की जा रही थी जिस अस्पताल में थैलेसीमिया पीड़ित 5 बच्चों को HIV पॉजिटिव वाला खून चढ़ा दिया गया था। और इसके बाद कुछ लोग उस अस्पताल के पास खून की कालाबाजारी करते हुए भी पकड़े गए। सतना के एसडीएम राहुल सिलाडिया ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ा। इससे पहले उन्होंने एक वीडियो बनाया, उसमें वो कुछ नोट दिखाते नजर आए। 100 के 2 नोट हैं, 200 रुपए के ये 4 नोट हैं, कुल मिला के 800 के मेरे पास 4,500 रुपए हैं। 4,500 रुपए में हम लोग आज कार्रवाई करने वाले हैं। उन्होंने ये सारे नोट एक व्यक्ति को दिए और उन्हें एक मरीज का परिजन बनाकर उस अस्पताल के पास मौजूद एक दुकान पर भेज दिया। और दावा किया गया कि थोड़ी देर में ही खून का कारोबार करने वाले आरोपी वहां पहुंच गए और 4,500 रुपए में 1 यूनिट खून देने की डील कर ली। इसके बाद वो आरोपी एसडीएम की तरफ से भेजे गए व्यक्ति के साथ डोनर का इंतजार करने लग गया, लेकिन तभी पुलिस वहां पहुंच गई और उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। दावा किया गया कि उस आरोपी की जेब से वही नोट मिले जो एसडीएम ने अपने वीडियो में दिखाए थे। वीडियो पहले बना लिया था इसका, मैं वीडियो बताता हूँ। ठीक है, अरे पूरे नंबर मिलाइए सर। अरे वो तो है, पर वीडियो आप लोगों के सामने दिखाओ। इसके बाद उस आरोपी के 2 और साथियों को भी पकड़ लिया गया। उनके गिरोह का पता लगाने के लिए पुलिस ने उनसे पूछताछ शुरू कर दी। इधर यूपी के सहारनपुर में पुलिस ने नकली नोट छापने के आरोप में एक लड़के को दबोच लिया। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पुलिस ने घर में नकली नोट छापने के आरोप में एक लड़के को गिरफ्तार कर लिया। दावा किया गया कि उसके पास से 4,30,000 के नकली नोट मिले।
उससे पूछताछ के बाद पुलिस ने आशंका जताई कि नकली नोट छापने का नेटवर्क पूरे देश में फैला हो सकता है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में रेलवे पुलिस ने चोरी और लूट के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनसे कैश, मोबाइल फोन और गहने जब्त करने का दावा किया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में सीबीआई की टीम ने सेंट्रल जीएसटी विभाग के एक अधिकारी को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। आरोप लगा कि उस अधिकारी ने होटल कारोबारियों से 4 लाख रुपए की रिश्वत ली। उधर उत्तर प्रदेश के रायबरेली में इलाज के दौरान एक लड़के की मौत होने पर बवाल हो गया। गुस्साए परिजनों ने उस अस्पताल में तोड़फोड़ कर दी और फिर सड़क जाम कर वहां हंगामा शुरू कर दिया और उन लोगों ने अस्पताल और उसके डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया और पुलिस की मौजूदगी में अस्पताल के बाहर प्रदर्शन किया। परिजनों ने आरोप लगाया कि ऑपरेशन के बाद मरीज की हालत खराब होती चली गई, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया और हंगामे को बढ़ता देख अस्पताल के बाहर पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई। हंगामा कर रहे लोगों को समझाने के लिए वहां कई अधिकारी भी पहुंच गए। लेकिन इस केस में नया मोड़ तब आया जब परिजनों ने मामले को दबाने के लिए अस्पताल पर लालच देने का आरोप लगा दिया। उन्होंने प्रलोभन दिया पैसे का, जो सरासर गलत है। 5 लाख लेके काम करेंगे। हंगामा कर रहे लोगों की शिकायत सुनने के बाद प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। वहीं प्रशासन ने अस्पताल को अस्थायी तौर पर सील कर दिया और जांच के लिए कमेटी बना दी गई। उधर मध्य प्रदेश के खरगोन में 2 लड़कों ने अपनी जान पर खेलकर नहर में डूब रही एक लड़की की जान बचाई। जानकारी के मुताबिक वो लड़के अपनी गाड़ी से वहां से गुजर रहे थे, तभी उन्होंने उस लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी और इसके बाद वो उस लड़की को बचाने में जुट गए। उनके पास रस्सी नहीं थी, ऐसे में उन्होंने अपने स्वेटर को बांधकर एक रस्सी बनाई। इसके बाद उनमें एक लड़का नहर में उतर गया, जबकि दूसरे लड़के ने स्वेटर से बनी उस रस्सी का एक छोर पकड़ लिया। काम करना तो कूद जाओ, पैर पकड़ लेना, जैसे लेट जा, वो पैर पकड़ लेंगे तेरा। इस दौरान वो लड़की काफी डरी हुई नजर आई। उसे डर था कि किसी भी वक्त उसका हाथ छूट जाएगा, लेकिन वो दोनों लड़के उसे भरोसा देते रहे कि वो जल्द ही बाहर आ जाएगी। आखिरकार उनमें एक लड़का नहर में फंसी उस लड़की तक पहुंच गया और उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर की तरफ खींचने में जुट गया। एकदम खींच के और खींच के एक हाथ दो, इधर वाला एक हाथ दो, हाँ पकड़ो, बस बस, धीरे धीरे ला। उन दोनों लड़कों ने मिलकर किसी तरह उस लड़की को बाहर निकाल लिया। इसके बाद उन्होंने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया। हमने हमारी गाड़ी में बिठाया है और सरकारी अस्पताल छोड़ा है और उनका इलाज चालू करवाया। इस मामले की जानकारी मिलने के बाद पूरे गांव ने उन दोनों लड़कों की तारीफ की। उधर बिहार के दरभंगा में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की रकम पुरुषों के खातों में जमा होने की खबर के बाद रिकवरी का नोटिस मिलने पर हंगामा हो गया। बताया गया कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले इस योजना के तहत जो 10-10 हजार रुपए की सहायता राशि दी गई थी, वो गलती से महिलाओं के बजाय कई पुरुषों के खाते में चली गई। लेकिन बाद में जब विभाग की तरफ से उन लोगों को रिकवरी का नोटिस मिला तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि जिन लोगों के खातों में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की राशि डाल दी गई थी, वो उन पैसों को खर्च कर चुके थे। आरो खर्चा हो गया, आरो बचा तो आरो कर्ज लेके अपना घर गाय खरीद ली। हैरान कर देने वाला ये मामला दरभंगा के जाले विधानसभा क्षेत्र के अहियारी गांव का रहा। इस योजना का फायदा महिलाओं को दिया जाना था, लेकिन गांव के कई पुरुषों के खातों में ये रकम चली गई और बाद में जिन लोगों को ये पैसे मिले, उन्होंने अपनी गरीबी का हवाला देते हुए सरकार से अपील की कि वो उन पैसों को माफ कर दे और इसके लिए ये दलील दी गई कि उन्होंने न तो इसके लिए कोई फॉर्म भरा था, न ही सरकार से कोई मांग की थी। उन लोगों के मुताबिक उन्हें यह लगा कि सरकार ने जिस तरह से महिलाओं की मदद की, उसी तरह वो उनकी भी मदद करना चाहती है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले इस योजना के तहत लोगों की आर्थिक मदद की गई थी, लेकिन राशि बांटने में हुई इस गड़बड़ी का पता चलने के बाद लोगों से रिकवरी का आदेश जारी होने पर हंगामा शुरू हो गया। उधर जम्मू कश्मीर में भारत पाकिस्तान सीमा पर नए बंकर बनाने की तैयारी तेज कर दी गई। सरकार ने जम्मू कश्मीर में बॉर्डर के पास फंसे जिलों के डीएम को आदेश दिए कि वो अपने जिलों का आकलन करें और सरकार को बताएं कि उन्हें कितने बंकरों की जरूरत है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पाकिस्तान की गोलीबारी से बचने के लिए यही बंकर लोगों के काम आए थे। लोगों ने इन्हीं बंकरों में छिपकर अपनी जान बचाई थी। जानकारी के मुताबिक इसीलिए सरकार बॉर्डर वाले इलाकों में और बंकर बनाने में जुट गई। सरकार से मिले आदेश के बाद बॉर्डर वाले जिलों के डीएम ने
अपने इलाकों का आकलन शुरू कर दिया। तहत वी हैव टू सी कि इंडिविजुअल बंकर्स की क्या रिक्वायरमेंट है, कम्युनिटी बंकर्स की क्या रिक्वायरमेंट है। डीएम ने अपने अपने इलाकों में बंकरों की जरूरत के हिसाब से लिस्ट तैयार कर ली और उस लिस्ट के हिसाब से बंकरों की संख्या और उनकी लोकेशन तय की जाएगी। नए बंकर बनाने के साथ ही पुराने बंकरों की मरम्मत का काम भी किया जाएगा, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में हुई भारी बारिश में पुराने बंकरों की हालत काफी खराब हो गई। बंकर के अंदर जा रही हूँ, हालांकि हालत बहुत ज्यादा खराब है। कोशिश करेंगे हम आपको दिखाने की कि बंकर की हालत किस तरीके से बाढ़ और बारिश से खराब हो चुकी है। बॉर्डर के पास बने आरएसपुरा सेक्टर के लोगों ने बताया कि उन्हें नए बंकरों की बहुत जरूरत है। हमें वहाँ बंकर की जरूरत है, जो भी बंकर हैं वो भी खराब पड़े हैं। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त हुई गोलीबारी में सबसे ज्यादा नुकसान बॉर्डर के पास बसे इलाकों में ही हुआ था। इसी वजह से सरकार ने इन इलाकों में बंकरों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया। इधर दिल्ली ब्लास्ट मामले में एनआईए ने जम्मू कश्मीर के शोपियां से एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली में लाल किले के पास हुए ब्लास्ट मामले में एनआईए ने जम्मू कश्मीर के शोपियां से यासिर अहमद डार नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। इस केस में यह 9वीं गिरफ्तारी है। एनआईए ने दावा किया कि यासिर दिल्ली में हुए आतंकी हमले में शामिल था और उसने आत्मघाती हमले की कसम खाई थी। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने नकली दवाइयां बनाने वाली एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक छापेमारी के दौरान वहां बड़ी तादाद में नकली दवाइयां मिली। नोएडा पुलिस ने एक अंतर्राष्ट्रीय साइबर गिरोह से जुड़े मुख्य आरोपी को हरियाणा के रोहतक से गिरफ्तार कर लिया। आरोप लगा कि उसने देश भर में शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर 35 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी की थी। बताया गया कि आरोपी का कनेक्शन चीन के साइबर ठगों से है। इधर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में बिजली का बिल बकाया होने पर कनेक्शन काटने पहुंची टीम का लोगों ने विरोध किया। वहां रहने वाले लोगों ने आरोप लगाया कि बिजली विभाग के कर्मचारियों ने कनेक्शन काटने के साथ तार के कई टुकड़े कर दिए और उनमें कुछ महिलाएं अपने हाथों में केबल लेकर दिखाती नजर आईं। वो महिलाएं बिजली विभाग के कर्मचारी से बहस करती दिखाई दी और उन्होंने उन पर कोई रसीद न देने का आरोप लगाया। आरोप लगा कि सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज इलाके में मौजूद कांशीराम आवासों में रहने वाले लोगों ने बिजली का बिल जमा नहीं कराया था, इसलिए बिजली विभाग के कर्मचारी कनेक्शन काटने के लिए पहुंचे थे, लेकिन वहां के लोगों ने उन कर्मचारियों को घेर लिया और बात इतनी बिगड़ गई कि पुलिस को दखल देना पड़ा। वहां कई पुलिसकर्मी पहुंच गए, उन्होंने लोगों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में भी उन लोगों का हंगामा चलता रहा। कुछ महिलाएं तो बिजली विभाग के कर्मचारी के सामने बार बार सवाल उठाती नजर आईं। इस दौरान पुलिस कर्मियों ने समझाते दिखाई दिए। वहां रहने वाले लोगों ने आरोप लगाया कि बिजली विभाग के कर्मचारियों ने करीब 100 मकानों की बिजली काट दी। ऐसे में उन्होंने प्रशासन से तुरंत बिजली का कनेक्शन जोड़ने की मांग की। हम लोग का समर्थ है सर, इतना बिल नहीं दे पाएंगे। वहां पुलिस के हस्तक्षेप के बाद बिजली विभाग के कर्मचारियों ने उन लोगों को दोबारा कनेक्शन जोड़ने का आश्वासन दिया और इसके बाद उनका हंगामा शांत हुआ। उधर हैदराबाद में एक गाने की लॉन्चिंग के लिए पहुंची अभिनेत्री निधि अग्रवाल को भीड़ ने घेर लिया। निधि अग्रवाल और अभिनेता प्रभास की एक फिल्म आने वाली है। उस फिल्म के एक गाने की लॉन्चिंग के लिए हैदराबाद के लुलु मॉल में कार्यक्रम रखा गया था, लेकिन कार्यक्रम खत्म होने के बाद जब निधि अग्रवाल बाहर निकली तो भीड़ ने उन्हें घेर लिया। उनके लिए आगे बढ़ना तक मुश्किल हो गया। भारी सिक्योरिटी होने के बाद भी लोग उनके काफी नजदीक आ गए। इसकी वजह से वो सहम गई। निधि अग्रवाल मॉल से निकलकर अपनी गाड़ी में बैठने जा रही थी, लेकिन लोगों ने उनकी गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया। इसके बाद न तो उनकी गाड़ी आगे बढ़ पाई और न ही निधि अग्रवाल खुद अपनी गाड़ी तक पहुंच पाई और वो काफी देर तक भीड़ के बीच में ही फंसी रहीं। निधि अग्रवाल ने भीड़ से निकलकर अपनी गाड़ी तक पहुंचने के लिए पूरा जोर लगा दिया, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई क्योंकि उनके आसपास मौजूद लोग धक्का मुक्की करने लग गए। हालांकि काफी देर की मशक्कत के बाद आखिरकार उनके सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें गाड़ी तक पहुंचाया। इसके बाद वो किसी तरह अपनी गाड़ी का दरवाजा खोलकर अंदर बैठी। इस दौरान भी निधि अग्रवाल के चेहरे पर डर और घबराहट साफ नजर आई। उन्होंने भीड़ को देखकर दुपट्टे से अपना मुंह ढक लिया। इससे पहले जब मॉल के अंदर गाने की लॉन्चिंग का कार्यक्रम चल रहा था, उस वक्त भी वहां भारी भीड़ जमा हो गई। लोग एक दूसरे को धक्का मारकर आगे निकलते दिखाई दिए। इधर उत्तर प्रदेश के आगरा में शराब की एक दुकान पर हुई तोड़फोड़ के आरोप में कुछ महिलाओं समेत 30 से ज्यादा लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। उन महिलाओं ने आरोप लगाया कि गांव के नजदीक शराब की दुकान होने की वजह से लोगों को नशे की लत लग गई है और नशे की वजह से घरों में मारपीट की घटनाएं बढ़ चुकी।
और इसलिए उन महिलाओं ने शराब की उस दुकान के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। आगरा के किरावली थाना इलाके में बड़ी संख्या में महिलाएं इकट्ठा हुईं और आगरा जयपुर हाईवे के पास मौजूद शराब की उस दुकान पर तोड़फोड़ करती नजर आईं। वो दुकान के गेट पर डंडे बरसाती दिखाई दी। इस दौरान उनमें कुछ महिलाओं ने दुकान के बाहर लगे एक बोर्ड को भी तोड़ दिया। जबरदस्त हंगामे और तोड़फोड़ की जानकारी मिलने पर पुलिस वहां पहुंच गई, लेकिन पुलिसकर्मी उन महिलाओं को रोक नहीं पाए। आरोप लगा कि तोड़फोड़ करते हुए महिलाएं शराब की उस दुकान के अंदर दाखिल हो गई और शराब की कई पेटियों को उठाकर उन्हें बाहर फेंक दिया। शराब से भरी उन पेटियों पर वो महिलाएं डंडे बरसाती दिखाई दी। इस दौरान कुछ पुलिसकर्मी वहां मौजूद रहे और उनके सामने वो महिलाएं अपना गुस्सा निकालती रही। आरोप लगा कि इस बीच कुछ लोग शराब की पेटियों में भरे टेट्रा पैक लेकर भाग निकले। बताया गया कि महुवर गांव के नजदीक शराब की उस दुकान के विरोध में उन महिलाओं ने प्रशासन से शिकायत की थी, लेकिन कई बार शिकायत करने के बाद भी वो दुकान बंद नहीं कराई गई और यही वजह रही कि महिलाएं भड़क गईं और उन्होंने वहां जमकर तोड़फोड़ की। उधर मध्य प्रदेश के खरगोन में सरकारी शराब की दुकानों पर पथराव होने से हड़कंप मच गया। वहां कुछ लोगों ने अलग अलग इलाकों में बनी शराब की दुकानों पर तोड़फोड़ कर दी, जिसके बाद उन दुकानों को बंद करवा दिया गया। और इससे पहले वो लोग शराब की एक दुकान पर जमकर पत्थर फेंकते नजर आए। उन लोगों ने काफी देर तक उस दुकान पर पथराव किया, जिससे उस दुकान में रखी शराब की कई बोतलें चकनाचूर हो गई। दुकान में रखा सामान तहस नहस हो गया। गुस्साए लोगों ने शराब की उस दुकान में उथल पुथल मचा दी। जानकारी मिली कि उन लोगों ने वहां के खंडवा रोड पर मौजूद शराब की दुकान पर भी हमला किया, जिससे वहां हड़कंप मच गया। और बताया गया उन लोगों ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उनका एक साथी सड़क हादसे का शिकार होने से घायल हो गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि आबकारी विभाग की टीम उस युवक का पीछा कर रही थी, तभी वो हादसे का शिकार हो गया और हादसे के बाद उस युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई गई। आबकारी विभाग की एक टीम जो है दबिश देनी गई थी। इस दौरान कोई युवक है जिसका पीछा कर रही थी टीम और उसको चोट आई है। दावा किया गया कि इसी वजह से उन लोगों ने शराब की दुकानों पर हंगामा किया। जानकारी मिलने पर पुलिस ने पथराव करने वाले आरोपियों की तलाश तेज कर दी। इसके अलावा खरगोन की 4 शराब की दुकानों को बंद करवाया गया ताकि हालात संभाले जा सकें। उधर नागालैंड के दीमापुर में रेलवे ट्रैक पर थार गाड़ी लेकर पहुंचने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। घटना दीमापुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के पास हुई। वहां लोग अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, लेकिन रेलवे ट्रैक पर थार गाड़ी दिखते ही लोग हैरान हो गए। उस दौरान वहां ड्राइवर ने रेलवे ट्रैक पर गाड़ी दौड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो वहां फंस गई। रेलवे ट्रैक पर फंसी उस गाड़ी को देखने के लिए वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। दीमापुर में खार घुस गया है रेलवे में और 1 नंबर प्लेटफॉर्म। बताया गया कि उस गाड़ी को 65 साल के बुजुर्ग चला रहे थे, जिन्हें लापरवाही से गाड़ी चलाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। इधर हिमाचल प्रदेश के शिमला में संजौली मस्जिद पर प्रशासन का हथौड़ा चल गया। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में संजौली मस्जिद का ऊपरी हिस्सा ढहा दिया गया। संजौली इलाके में मौजूद उस मस्जिद को ढहाने के लिए लोगों ने कई प्रदर्शन किए थे। मस्जिद को कोर्ट और नगर निगम ने अवैध माना था और उसे ढहाने के निर्देश दिए गए थे। कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी को यूपी पुलिस की तरफ से गार्ड ऑफ ऑनर दिए जाने पर बिजनौर की नगीना सीट से सांसद चंद्रशेखर भड़क गए। उन्होंने इसे प्रशासनिक गलती नहीं बल्कि संविधान पर सीधा हमला बताया। एक रोज पहले बहराइच में पुंडरीक गोस्वामी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था। बीजेपी नेता अभिनव सिन्हा ने दिल्ली में यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष पंकज चौधरी से मुलाकात की। अभिनव सिन्हा ने यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष को शुभकामनाएं दी और उनकी अगुवाई में पार्टी का संगठन और मजबूत होने का भरोसा जताया। इधर उत्तर प्रदेश के मेरठ में कुछ लोगों ने एक होटल में तोड़फोड़ करने के बाद उसके मैनेजर और मालिक से मारपीट की। होटल के मालिक के मुताबिक उनमें 3 लोगों ने वहां एक कमरा बुक किया था, लेकिन बाद में वो अपने कई दोस्तों को उस कमरे में ले आए और आरोप लगा कि इसका विरोध करने पर उन लोगों ने होटल के मालिक और मैनेजर से मारपीट कर दी। वो लोग होटल के बाहर सड़क पर उन्हें दौड़ाकर मारते दिखाई दिए। मारपीट का मामला मेरठ के टीपी नगर इलाके का रहा। होटल के मालिक ने आरोप लगाया कि उनमें 3 युवकों ने एक कमरा बुक किया था, लेकिन थोड़ी देर बाद उनके कई और साथी भी वहां पहुंच गए। इस पर होटल के मैनेजर ने आपत्ति जताते हुए कमरा खाली करने के लिए कहा तो वो लोग भड़क गए। इसके बाद वो उन्हें होटल के बाहर ले गए और जमकर मारपीट की। आरोप लगा इस दौरान उन्होंने कमरे में भी तोड़फोड़ की और वहां लगी लाइटें और टीवी भी चकनाचूर कर दी। उधर मध्य प्रदेश के उज्जैन में 9 साल की एक बच्ची की बेरहमी से हत्या किए जाने के बाद लोगों ने बवाल कर दिया। हत्या का आरोप पड़ोसी युवक पर लगा, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद आरोपी को फांसी देने की मांग करते हुए बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतर आए।
और सड़क पर ही धरना शुरू कर दिया। कुछ लोग तो पुलिस अधिकारियों से बहस करने में जुट गए। आप एफआईआर नाम क्यों डाल रहे हैं उसका, लड़के का जिसका बताना क्लियर था? अभी बढ़ा देना सिर्फ आप, अभी बढ़ा देंगे, संतुष्ट हो जाएंगे सब जने। सब गुस्सा है इन लोगों में, इनकी बच्ची मरी है साहब, इनकी बच्ची मरी है, आप सोच नहीं समझ रहे हैं। पुलिस के लाख समझाने के बाद भी वहां के हालात जस के तस बने रहे। प्रदर्शन की वजह से सड़क पर काफी देर तक हंगामा होता रहा। हालांकि बाद में किसी तरह लोगों को समझा बुझाकर शांत करवाया गया। पुलिस के मुताबिक जिस बच्ची की हत्या की गई वो अपनी नानी के घर छुट्टियां मनाने आई थी और पुलिस ने दावा, उसे ये नहीं मालूम था कि नानी के पड़ोस में रहने वाला युवक उसकी जान ले लेगा। पुलिस के मुताबिक खेलने के दौरान 9 साल की वो बच्ची पड़ोस में रहने वाले रियाज नाम के व्यक्ति के घर चली गई। उस वक्त उसके घर में कोई नहीं था। पुलिस ने दावा किया लड़की को अकेला पाकर युवक ने उसे दबोच लिया। उसे अकेला पाकर के रियाज ने उसके साथ गलत काम करने का प्रयास करा। गलत काम करने में असफल होने पर रियाज को गुस्सा आया। आरोप है कि युवक ने बच्ची को पहले एक बोरे में डाला और फिर जान से मारने की नीयत से कपड़े धोने वाली लकड़ी से उसकी बेरहमी से पिटाई की। और पुलिस ने दावा किया कि बच्ची को मरा समझकर आरोपी वहां से फिर चला गया, लेकिन थोड़ी देर बाद वो घर वापस आया और फिर इलाज के लिए बच्ची को अस्पताल ले गया। और उसने बच्ची के परिवार वालों को गुमराह करने के लिए यह बताया कि बच्ची छत से गिर गई थी। शक के आधार पर पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। दावा किया गया कि आरोपी ने पुलिस की गिरफ्त से भागने की भी कोशिश की और उस चक्कर में वो घायल हो गया। बाद में पुलिस ने उसका शहर में जुलूस निकाला। उसके एक पैर में प्लास्टर लगा दिखाई दिया और वो लंगड़ाते हुए सड़क पर चलता नजर आया। इधर मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अपनी शादी से 15 दिन पहले एक वकील ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उनकी 30 दिसंबर को एक महिला सब इंस्पेक्टर से शादी होने वाली थी। बताया गया कि वो दोनों एक दूसरे को पिछले 5 साल से जानते थे। इसी बीच उन्होंने अपनी प्रेमिका पर धोखा देने का आरोप लगा दिया और मृत्युंजय सिंह चौहान नाम के उस वकील ने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। इस घटना के बाद उनके परिवार में कोहराम मच गया। उनकी मां फूट फूट कर रोती नजर आई। उन्होंने दावा किया कि कुछ दिन पहले उनके बेटे मृत्युंजय सिंह चौहान का उनकी प्रेमिका से झगड़ा हुआ था और इस झगड़े के बाद मृत्युंजय ने आत्महत्या कर ली। 25 साल से एक लड़की के साथ में रह रहा था, क्या बोलते हैं, हाँ, बहुत अच्छी तरह से रह रही थी। वो लड़की प्रीति जादौन मुरैना में एसआई है। मृत्युंजय की मौत के बाद उनके परिवार वालों ने उनकी प्रेमिका पर धोखा देने समेत कई गंभीर आरोप लगा दिए और मृत्युंजय के परिवार ने दावा किया कि कुछ दिन पहले ही वो अपनी प्रेमिका को सरप्राइज देने के लिए ग्वालियर से मुरैना पहुंचे थे, लेकिन आरोप लगा कि इस दौरान वहां उनकी प्रेमिका के साथ एक पुलिसकर्मी भी मौजूद थे और बताया गया कि इसी बात को लेकर उनके बीच झगड़ा हो गया। वकील मृत्युंजय सिंह चौहान की मां ने दावा किया कि उन्होंने अपनी प्रेमिका पर धोखा देने का आरोप लगाया और अपनी शादी से 15 दिन पहले खुदकुशी कर ली। जब 30 तारीख को शादी होने वाली है और इस लड़की रात के 10 साढ़े 10 बजे किसी को छुपाए है घर में। वहीं मृत्युंजय सिंह चौहान के परिवार वालों के आरोपों पर उनकी प्रेमिका बताई जा रही लड़की का कोई जवाब सामने नहीं आया। मृत्युंजय सिंह चौहान ग्वालियर की आदर्शपुरम कॉलोनी में किराए के एक मकान में अकेले रहते थे और उनके कमरे से उनके शव को बरामद किया गया। इस मामले में पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली और जांच में जुट गई। उधर तमिलनाडु के मदुरई में LIC की एक महिला अधिकारी की झुलसकर मौत हो गई। तमिलनाडु के मदुरई में LIC के दफ्तर में भीषण आग लगने से एक महिला अधिकारी की मौत हो गई। हादसे में कई लोग आग की चपेट में आने से झुलस गए और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। हादसे की वजह से वहां अफरा तफरी मच गई और उसके बाद दमकल कर्मियों ने किसी तरह आग पर काबू पाया। मध्य प्रदेश के रीवा में बाइक सवार बदमाश पेट्रोल पंप के कर्मचारियों से रुपए छीनकर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक बदमाश बाइक में तेल भरवाने के बहाने पेट्रोल पंप पर पहुंचे और फिर हथियार दिखाकर कर्मचारियों से पैसे लेकर भाग निकले। पुलिस ने बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। छत्तीसगढ़ के कोरबा के कटघोरा वनमंडल क्षेत्र में हाथी के हमले से एक महिला की मौत हो गई। उस इलाके में पिछले एक हफ्ते में हाथियों के हमले से मौत की ये तीसरी घटना बताई गई। इन घटनाओं से वहां दहशत का माहौल बन गया। मध्य प्रदेश के कटनी में आवारा कुत्तों के झुंड ने एक बच्ची पर हमला कर दिया, लेकिन वो बच्ची किसी तरह बच गई। बच्ची किसी काम के सिलसिले में घर से अकेली जा रही थी। उसी दौरान आवारा कुत्तों ने उसे दौड़ा दिया।
हालांकि आसपास रहने वाले लोगों ने बच्ची को बचा लिया। इधर उत्तर प्रदेश के एटा में मामूली टक्कर के बाद एक कार में जमकर तोड़फोड़ कर दी गई। बताया गया उस कार की एक मोटरसाइकिल से टक्कर हुई, जिसके बाद मोटरसाइकिल सवार के साथियों ने हंगामा खड़ा कर दिया और उन लोगों ने उस कार में जमकर तोड़फोड़ कर दी। उस कार के शीशों को पत्थरों से चकनाचूर कर दिया गया। उन लोगों ने कार को चारों तरफ से घेर कर हमला किया। कार सवार ने आरोप लगाया इस दौरान फायरिंग भी की गई, जिसमें वो बाल बाल बच गए। उन्होंने वहां से भागकर अपनी जान बचाई। हंगामे की वजह से सड़क पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। जानकारी मिलने पर पुलिस भी वहां पहुंच गई। इस दौरान वो कार तहस नहस दिखाई दी। इसके बाद पुलिस वहां मौजूद लोगों से पूछताछ कर मामले की जांच में जुट गई। उधर छत्तीसगढ़ के कांकेर में धर्म परिवर्तन करवा चुके एक व्यक्ति का शव दफनाने पर शुरू हुआ बवाल और बढ़ गया। गुस्साए लोगों ने वहां की एक चर्च में आग लगा दी। इसके अलावा एक दूसरी चर्च में भी तोड़फोड़ की गई और उसकी वजह से वहां तनाव बढ़ गया। गुस्साए लोग वहां की एक चर्च में आग लगाते नजर आए। आग लगाने के बाद उनमें कुछ लोग उस चर्च की दीवार को फांद कर वहां से भाग निकले। इसकी जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की टीम और पुलिस वहां पहुंच गई। उन्होंने आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन तभी वहां मौजूद एक लड़के ने उनके हाथ से पानी वाला पाइप ही छीन लिया। इस पर पुलिस वालों से वो भिड़ गया। धक्का मुक्की शुरू हो गई। आखिर में पुलिस ने उस लड़के को धक्का मारकर पीछे हटाया और फिर चर्च में लगी आग को बुझाया। इसके बाद गुस्साए लोगों ने बड़े तेवड़ा गांव के पास वाले गांव की चर्च को भी निशाना बनाया। बड़ी संख्या में लोग उस चर्च में तोड़फोड़ करने पहुंच गए और उस चर्च पर धावा बोल दिया। बड़ी संख्या में लोग लाठियां लेकर उस चर्च की तरफ बढ़ते नजर आए। कुछ ही देर में वो लोग उस चर्च के अंदर घुस गए और वहां तोड़फोड़ कर दी। उन्होंने वहां जमकर लाठियां बरसाई। इसके अलावा कुछ लोग उस चर्च पर पथराव करते भी नजर आए। उन लोगों ने उस चर्च में रखा सारा सामान तहस नहस कर दिया। जानकारी के मुताबिक गुस्साए लोगों ने पहले बड़े तेवड़ा गांव की चर्च में आग लगाई, फिर पास वाले गांव में मौजूद चर्च में भी तोड़फोड़ करने पहुंच गए और इसकी वजह से वहां हालात बेकाबू हो गए। इसकी खबर मिलते ही पुलिस की कई टीमें वहां पहुंच गई। पुलिस ने उन लोगों को चारों तरफ से घेर लिया और उन पर लाठीचार्ज कर दिया और उसकी वजह से वहां अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को डंडे मार मार कर वहां से भगाया। पुलिस डंडे लेकर उन लोगों के पीछे पीछे भागती नजर आई। हालात संभालने के लिए पुलिस ने उस चर्च को चारों तरफ से घेर लिया और उसके अंदर घुसे लोगों को एक एक कर खदेड़ना शुरू कर दी। इस दौरान कुछ लोग पुलिस के सामने भी तोड़फोड़ करते रहे। इसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। इस घटना की वजह से उस इलाके में तनाव बढ़ गया। पुलिस की कई टीमों को उस चर्च के आसपास तैनात करना पड़ा और यह सारा हंगामा इसलिए हुआ क्योंकि बड़े तेवड़ा गांव के सरपंच ने अपने पिता का शव वहां दफना दिया था। जानकारी के मुताबिक सरपंच के पिता ने कई साल पहले ईसाई धर्म अपना लिया था। कुछ दिन पहले उनकी मौत हो गई। इसके बाद सरपंच ने उनका शव अपने गांव में ही दफना दिया। इसे लेकर गांव वाले भड़क गए। वो इस बात पर अड़ गए कि धर्म परिवर्तन करवा चुके व्यक्ति का शव उनके गांव में नहीं दफनाया जाएगा। इसे लेकर उन्होंने वहां काफी हंगामा भी किया था। गुस्साए लोगों ने उनकी कब्र पर भी तोड़फोड़ कर दी थी। भारी हंगामा देखते हुए पुलिस ने उस शव को वहां से निकाल लिया था, लेकिन इसके बाद भी गांव वालों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उन्होंने चर्च में आग लगा दी और वहां तोड़फोड़ कर दी। इधर मध्य प्रदेश के मंडला में जिला अस्पताल के अंदर कर्मचारियों ने मारपीट के विरोध में प्रदर्शन शुरू कर दिया। वहां एक मरीज के परिवार वालों से उनमें एक कर्मचारी की किसी बात को लेकर बहस हो गई और देखते ही देखते उनके बीच झड़प हो गई और जिला अस्पताल के एक वार्ड में उस मरीज के परिवार वाले धक्का मुक्की करते नजर आए। उस कर्मचारी के साथ मौजूद कई दूसरे कर्मचारी भी उन्हें रोकने की कोशिश करते दिखे, लेकिन उन लोगों ने उन्हें घेर लिया। कुछ देर बाद वो लोग उस कर्मचारी को धक्का देते दिखाई दिए। फिर तो उनमें एक आदमी ने उनका कॉलर पकड़ लिया। इस वजह से अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। जबकि उसका इलाज जो है चल रहा था। डॉक्टर के द्वारा यही समझाया गया था कि इलाज हो रहा है, आप थोड़ा संयम रखें। और दूसरी चीज, डॉक्टर से अभद्रता तू तकाड़े से बात की गई। राकेश सिंह राजपूत नाम के उस कर्मचारी ने आरोप लगाया कि उस मरीज के परिवार वालों ने उनसे बदसलूकी की और उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बदसलूकी का विरोध करने पर उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। ऐसे में जिला अस्पताल के कर्मचारियों ने अपनी सुरक्षा की चिंता जताई और मंडला के जिला अस्पताल में मारपीट की इस घटना के खिलाफ उन्होंने काम बंद कर प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि इससे पहले भी वहां कई बार मारपीट की घटनाएं हुई, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस वहां पहुंची और उस मरीज के परिवार वालों के खिलाफ केस दर्ज किया। हमें डॉक्टर स्टाफ की तरफ से आवेदन प्राप्त हुआ है, जिसकी हम लोग जांच कर रहे हैं। जांच करके उचित कार्रवाई की जाएगी। जिला अस्पताल के कर्मचारियों ने मारपीट करने वाले आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने प्रशासन से अपनी सुरक्षा की भी मांग की।
उधर बांग्लादेश की राजधानी ढाका में भारतीय उच्चायोग के बाहर वहां के कट्टरपंथी संगठनों से जुड़े लोगों ने एक बार फिर विरोध प्रदर्शन किया। बांग्लादेश के जुलाई ओकिया नाम के कट्टरपंथी संगठन से जुड़े सैकड़ों लोग भारतीय उच्चायोग की तरफ जाने वाली सड़क पर उन्होंने मार्च निकाला। हालांकि भारतीय उच्चायोग की सुरक्षा में तैनात किए गए सुरक्षा बल के जवानों ने उन लोगों को रोक दिया। रोके जाने के बाद प्रदर्शनकारियों का गुस्सा फूट पड़ा। प्रदर्शनकारियों में शामिल एक लड़की पुलिस वालों के साथ बहस करती दिखी। इसके बाद पुलिस वालों ने उस लड़की को घेर लिया। उसके साथियों को भी आगे बढ़ने से रोक दिया गया। इस दौरान वहां अफरा तफरी मच गई। प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर नारेबाजी शुरू कर दी और किसी भी कीमत पर भारतीय उच्चायोग की तरफ बढ़ने पर वो अड़ गए। एक रोज पहले भी कट्टरपंथी संगठनों से जुड़े लोगों ने भारतीय उच्चायोग के घेराव की कोशिश की थी, लेकिन उस वक्त भी प्रदर्शनकारियों को रोक लिया गया था। खतरे को देखते हुए भारतीय उच्चायोग की सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा दी गई। बांग्लादेश के कट्टरपंथी नेता राशिद प्रधान ने यह ऐलान किया कि अगली बार वो अपने समर्थकों के साथ भारतीय उच्चायोग के अंदर घुस जाएंगे। प्रदर्शनकारियों ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को बांग्लादेश वापस भेजे जाने की मांग की। बांग्लादेश में हुए तख्तापलट के बाद से शेख हसीना भारत में शरण लिए हुए हैं और बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठन इस बात पर बुरी तरह भड़क गए। वहां की नेशनल सिटीजन पार्टी के नेता हसनत अब्दुल्ला ने तो प्रदर्शन के दौरान भारत के 7 सिस्टर राज्यों को यानी पूर्वोत्तर के राज्यों को अलग करने की धमकी दे दी थी। मतलब यह कि हसनत अब्दुल्ला ने भारत के चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर के जरिए पूर्वोत्तर के 7 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा को अलग करने की धमकी दी थी। हसनत के इस बयान के बाद बांग्लादेश में भारत विरोधी आंदोलन और तेज हो गए। भारत ने हसनत के बयान और ढाका में उच्चायोग के बाहर हुए प्रदर्शनों पर आपत्ति जताई और बांग्लादेश को नसीहत दी। भारत को तोड़ने की धमकी पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने जवाब दिया और कड़े शब्दों में बांग्लादेश के कट्टरपंथी नेता हसनत अब्दुल्ला को चेतावनी दे दी। ये लोगों को भी ये सिखा देना चाहिए कि भारत का ऊपर ऐसा सब व्यवहार करने से हम लोग चुप नहीं रहेंगे। भारत सरकार ने बांग्लादेश के हाई कमिश्नर रियाज हमीदुल्लाह को तलब किया। भारत सरकार ने इस पूरे मामले पर बांग्लादेश सरकार के सामने औपचारिक रूप से अपनी आपत्ति दर्ज कराई। बढ़ते तनाव को देखते हुए ढाका में भारतीय वीजा एप्लीकेशन सेंटर को भी बंद कर दिया गया। पिछले साल शेख हसीना की अवामी लीग सरकार गिरने के बाद से भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्ते तनावपूर्ण हो गए। तख्तापलट के बाद से वो भारत में ही शरण लेकर रह रही हैं। इधर मध्य प्रदेश के खंडवा में एक 2 मंजिला इमारत गिरने से दहशत फैल गई। बताया गया कि उस कॉम्प्लेक्स के बगल में दूसरी इमारत बनाने के लिए नींव की खुदाई का काम चल रहा था और देखते ही देखते कुछ ही सेकंड में वो 2 मंजिला इमारत जमींदोज हो गई। जिसने भी इमारत को गिरते देखा वो सहम गया। ये पूरी तरह से जमींदोज हो गया है। ये अचानक ये पूरी घटना हुई है। यहाँ पर एक मेडिकल एजेंसी थी। बताया गया कि हादसे के वक्त इमारत में कोई मौजूद नहीं था। इमारत गिरने के बाद वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई और रेस्क्यू के लिए पुलिस की टीम भी पहुंची। उत्तर अमेरिकी देश मेक्सिको की संसद में सांसदों के बीच जमकर मारपीट हो गई। वहां संसद की कार्यवाही के दौरान एक बिल पर बहस हो रही थी। उसी दौरान वहां हंगामा शुरू हो गया और विपक्षी दलों के सांसद हंगामा करते हुए पोडियम तक पहुंच गए। इसके बाद तो सत्ता पक्ष की कुछ सांसद भी वहां पहुंची और उनमें तीखी बहस शुरू हो गई। वो इशारे करते हुए एक दूसरे पर चीखती रहीं। कुछ देर बाद उनके बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। विपक्षी दलों की सांसद और सत्ता पक्ष की सांसद आपस में भिड़ गए। उन्होंने वहां एक दूसरे के बाल खींचने शुरू कर दिए, थप्पड़ बरसा दिए। इस दौरान मेक्सिको की संसद में अपनी सीटों पर बैठे कुछ और सांसद भी पोडियम के पास पहुंच गए, लेकिन इसके बाद भी उन सांसदों के बीच झड़प होती रही और उसकी वजह से सदन में अफरा तफरी मच गई। बताया गया वहां स्वतंत्र पारदर्शी संस्था को भंग करने के प्रस्ताव पर चर्चा चल रही थी। इसी दौरान विपक्षी दलों ने सत्ता पक्ष पर पारदर्शिता को खत्म करने का आरोप लगा दिया। इस पर वहां हंगामा शुरू हो गया और विपक्षी दलों के सांसदों ने सदन का बहिष्कार कर दिया। उन्होंने सत्ता पक्ष पर बहस के नियमों के उल्लंघन करने का आरोप लगाया। हंगामा करते हुए वो लोग पोडियम तक पहुंच गए। इसके बाद तो हालात इतने बिगड़ गए कि सदन को स्थगित करना पड़ा। वहां विपक्षी दलों और सत्ता पक्ष की सांसदों के बीच शुरू हुई बहस हिंसक झड़प में बदल गई। हालांकि वहां मौजूद एक सांसद ने बुरी तरह झगड़ रही सांसदों को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन इसके बाद भी वहां के हालात जस के तस बने रहे। उधर शांति समझौते की कोशिशों के बीच रूस ने
ग्लाइड बमों से हमला कर यूक्रेन में तबाही मचा दी। रूसी सेना ने एक बार फिर जापोरिजिया पर निशाना साधकर बम बरसाए। उन हमलों में वहां 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए और पुतिन की सेना ने रात भर वहां बमों की बारिश की। ड्रोन अटैक के बाद उसने ग्लाइड बमों से हमला कर दिया। इन हमलों से जापोरिजिया की कई इमारतों में भीषण आग लग गई। हालांकि थोड़ी ही देर में वहां बड़े पैमाने पर राहत और बचाव का अभियान शुरू कर दिया गया। बचाव टीम ने उन इमारतों से ज्यादातर लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन इस दौरान कई लोग आग की चपेट में आकर घायल हो गए। इस बीच हमले की वजह से कुछ इमारतें तो पूरी तरह ढह गईं और पुतिन की सेना ने इस बार हमले के लिए ग्लाइड बमों का इस्तेमाल किया। हालांकि इन बमों का इस्तेमाल उसने पहले भी किया था और यूक्रेन में भयंकर तबाही मचाई थी। रूस के इन बमों को हवा में उड़ने वाला बम कहा जाता है। ये पलक झपकते ही बड़े इलाके में तबाही मचाने की क्षमता रखते हैं। ग्लाइड बम ऐसा बम होता है जो लड़ाकू विमानों से गिराए जाने के बाद उड़ते हुए अपने निशाने तक पहुंच सकता है। इन बमों को जैसे ही छोड़ा जाता है तो उनमें लगे पंख खुल जाते हैं और फिर वो जीपीएस के जरिए अपने सटीक निशाने पर जाकर फट पड़ते हैं। इन ग्लाइड बमों में रॉकेट इंजन नहीं होता। इन्हीं बमों के वार से रूसी सेना ने जापोरिजिया को एक बार फिर दहला दिया और इस सब के बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने चेतावनी दे दी कि अगर यूक्रेन और उसके सहयोगी देशों ने शांति समझौते में उनकी मांगे नहीं मानी तो रूसी सेना यूक्रेन पर हमले और तेज कर देगी। और पुतिन ने यह धमकी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शांति समझौते वाले बयान के बाद दी। ट्रंप ने दावा किया था कि शांति समझौते को लेकर रूस और यूक्रेन पहले से ज्यादा करीब आ चुके हैं, लेकिन पुतिन ने साफ कर दिया कि उनकी शर्तों पर ही इस समझौते पर वो मोहर लगेगी। रूस चाहता है कि क्राइमिया को लेकर कोई बात ना हो, जिस पर 2014 से ही उसका कब्जा है। इसके साथ ही वो यूक्रेन के लुहांस्क, डोनेस्क, खैरसोन और जापोरिजिया पर भी अपना नियंत्रण चाहता है। इस बीच सूत्रों के मुताबिक यूक्रेन जंग को खत्म करने के मुद्दे पर अमेरिका और रूस के बीच अमेरिका के मायामी में जल्द ही एक अहम बैठक होगी। उधर ईरान के होर्मुज द्वीप पर हुई भारी बारिश के बाद समंदर का पानी खून की तरह लाल हो गया, जिसे देखकर लोग दंग रह गए। कुछ लोग तो इसे अपशगुन समझने लगे। हालांकि विशेषज्ञों ने बताया कि इससे कोई खतरा नहीं है, क्योंकि उनके मुताबिक होर्मुज द्वीप का रेड बीच हर साल बारिश के मौसम में इसी तरह लाल हो जाता है। उस बीच पर हर तरफ लाल रंग का पानी बहता नजर आया। वहां की चट्टानों से लाल रंग की मिट्टी गिर रही थी। इसके अलावा समंदर में भी खून की तरह एकदम लाल रंग की लहरें उठती दिखाई दी। इस अद्भुत नजारे को देखकर लोगों के होश उड़ गए। इस दौरान वहां मौजूद कुछ लोग फोटो और वीडियो बनाते दिखाई दिए। उन्होंने बताया कि लाल रंग ने उस बीच की खूबसूरती और बढ़ा दी और इसलिए होर्मुज द्वीप के रेड बीच पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। होर्मुज द्वीप को रेनबो द्वीप यानी इंद्रधनुषी द्वीप भी कहा जाता है, क्योंकि यहां की मिट्टी में 70 से ज्यादा तरह के रंगीन खनिज मिनरल हैं और उनमें सबसे ज्यादा मात्रा आयन ऑक्साइड और हेमाटाइट की होती है, जिसकी वजह से यहां की मिट्टी लाल रंग की हो जाती है। भारी बारिश होने पर यह लाल मिट्टी चट्टानों से कटकर पानी में मिल जाती है। इसके बाद जब यह पानी समंदर में बहता है तो समंदर की लहरें भी खून की तरह एकदम लाल दिखती हैं। होर्मुज द्वीप फारस की खाड़ी में स्थित है और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास है। इसे रेनबो आइलैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां की पहाड़ियां और बीच नीले, हरे, पीले और खासकर लाल रंग के। उधर संयुक्त अरब अमीरात में भारी बारिश से हालात बिगड़ गए। संयुक्त अरब अमीरात में भारी बारिश की वजह से दुबई और अबू धाबी के कई इलाकों में जलभराव हो गया। सड़कों पर पानी भर जाने से ट्रैफिक रुक गया और कई जगह लंबा जाम लग गया। निचले इलाकों में पानी घुसने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बंगाल की खाड़ी में कोस्ट गार्ड ने अवैध रूप से भारत की समुद्री सीमा में घुसने के आरोप में 35 बांग्लादेशी मछुआरों को हिरासत में ले लिया। मछुआरों के साथ उनकी 2 नावें भी जब्त कर ली गई। पाकिस्तान सरकार ने वहां की संसद को बताया कि दुनिया के कई देशों से भीख मांगने और अवैध यात्रा की कोशिशों में इस साल 51,000 से ज्यादा पाकिस्तानी नागरिक डिपोर्ट कर दिए गए। सरकार ने बताया कि 24,000 लोग तो उम्रा के बहाने सऊदी अरब पहुंचे और वहां उन्होंने भीख मांगना शुरू कर दिया था। इधर दिल्ली में पोल्यूशन सर्टिफिकेट के बिना पेट्रोल पंपों पर गाड़ियों को पेट्रोल और डीजल मिलना बंद हो गया। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की वजह से सरकार ने यह सख्त कदम उठाया और सरकार के इस निर्देश और दिल्ली में यह नियम 18 दिसंबर से लागू किया गया। इस नियम के तहत पेट्रोल पंप पर ईंधन भरवाने से पहले पोल्यूशन सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी होगा। दिल्ली में पेट्रोल पंपों पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर कैमरे लगाए गए। उसकी नंबर प्लेट को स्कैन करके उसकी जानकारी निकाल लेगा
और अगर पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं हुआ तो इसी के बगल में जो ये स्पीकर लगा है, इससे तेज आवाज आएगी कि इस गाड़ी का पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं है और उसके बाद उसे पेट्रोल पंप से फ्यूल नहीं मिलेगा। पेट्रोल पंपों पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर कैमरे की मदद से बिना पोल्यूशन सर्टिफिकेट वाली गाड़ियों की पहचान की जा सकेगी। और सरकार के इस निर्देश के बाद पेट्रोल पंप पर पोल्यूशन सर्टिफिकेट की जांच शुरू कर दी गई। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में मौजूद पेट्रोल पंपों पर पोल्यूशन सर्टिफिकेट को लेकर नोटिस भी लगाए गए ताकि इस नियम का सख्ती से पालन किया जा सके। ये एक जानकारी है जिसमें ये लिखा गया है कि नो पीयूसी नो फ्यूल जो है आज यानी 18 दिसंबर से जो है वो शुरू हो रहा है। दिल्ली में इस नियम के लागू होने के बाद पेट्रोल पंपों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। जिन पेट्रोल पंपों पर प्रदूषण जांच केंद्र मौजूद हैं, वहां बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए। उन्होंने वहां अपनी गाड़ियों की प्रदूषण जांच करवाई। इस दौरान कुछ लोग परेशान होते नजर आए और उन्होंने सरकार के इस फैसले पर नाराजगी भी जाहिर की। सौबात की एक बात यह कि अब डेनमार्क में भी बुर्के को लेकर बवाल हो रहा है। वहां पर सार्वजनिक जगहों पर बुर्का पहनने पर पहले ही बैन लगा हुआ है। अब सरकार कह रही है कि स्कूलों कॉलेजों में भी चेहरा नहीं ढक सकते, ऐसा कानून लाया जाएगा। तो यह समझने की जरूरत है कि वहां पर क्या तर्क दिए जा रहे हैं, क्योंकि यह मुद्दा अब कई जगह उठ रहा है और जगह जगह जब यह बुर्के का मुद्दा उठ रहा है तो तर्क डेनमार्क में किए जा रहे हैं, वो समझिए। ये तो सब जानते ही हैं कि कुछ मुस्लिम महिलाएं हिजाब, निकाब या बुर्का पहनती हैं। हिजाब तो सिर्फ सिर ढकता है, जैसे दुपट्टा होता है, लेकिन नकाब और बुर्का चेहरा पूरी तरह ढक देते हैं, सिर्फ आंखें दिखती हैं। कोई इसको धार्मिक मान्यता बताता है, कोई परंपरा की दलील देता है। हालांकि दुनिया में करोड़ों मुस्लिम महिलाएं ऐसी हैं जो नहीं पहनती हैं इसे, लेकिन बुर्का या नकाब काफी कम महिलाएं पहनती, बल्कि कई इलाके ऐसे हैं दुनिया में जहां यह ज्यादा पहना जाता है और ज्यादातर इलाके ऐसे हैं जहां कम पहना जाता है। डेनमार्क यूरोप का एक छोटा सा खुशहाल देश है। वहां की जनसंख्या करीब 58 लाख, सिर्फ, यानी भारत के एक छोटे से शहर जितनी। वहां ज्यादातर लोग ईसाई हैं, लेकिन देश धर्मनिरपेक्ष है, यानी सरकार किसी धर्म को विशेष नहीं मानती। वहां मुस्लिम बहुत कम है, सिर्फ 4-5% बताए जाते हैं, और ये ज्यादातर वो हैं जो अब आए हैं, दूसरे देशों से आए प्रवासी हैं। यानी पहले तो बहुत ही कम थे, अब थोड़े बढ़ रहे हैं। डेनमार्क में लोग बराबरी और स्वतंत्रता को बहुत महत्व देते हैं। महिलाओं पुरुषों की बराबरी वहां बहुत अहम मानी जाती है। तो ऐसे देश में चेहरा ढकने पर प्रतिबंध का कानून लाए जाने पर वहां खूब चर्चा हो रही है। हालांकि यह कानून आधिकारिक तौर पर बुर्का बैन नहीं कहलाया जा रहा, इसे वो फेस कवरिंग बैन या मास्क बैन कहते हैं। मतलब सार्वजनिक जगहों पर कोई भी ऐसा कपड़ा नहीं पहन सकते जो चेहरा पूरी तरह छुपा दे। यह बुर्के और नकाब पर लागू होता है, लेकिन साथ ही इसमें नकली दाढ़ी पर भी लागू है, मास्क पर भी लागू है, अन्य चीजें भी शामिल हैं। यानी सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लिए नहीं है, लेकिन ठंड से बचने के लिए स्कार्फ हो, हेलमेट हो, या कोरोना जैसे समय में जो मेडिकल मास्क पहनते थे उस तरह का कोई मास्क पहनना हो, मेडिकल मास्क, उस सब को छोड़कर है। यह कानून पहले से ही वहां पर है, 2018 से वहां की संसद में बहुमत से पास हुआ था। सरकार ने कहा था कि इस तरह के कपड़े डेनिश मूल्यों को, वहां के मूल्यों के खिलाफ है। विरोध करने वालों ने तब भी कहा था कि यह मुसलमानों के साथ भेदभाव है। कानून आने के बाद कुछ प्रदर्शन हुए, कुछ महिलाओं पर जुर्माना भी हुआ था, लेकिन बहुत ज्यादा मामले नहीं थे ऐसे, क्योंकि अनुमान यह था कि डेनमार्क में नकाब पहनने वाली महिलाएं ही बहुत कम हैं। कानून भी इसलिए आया था क्योंकि यूरोप के दूसरे देशों में इस तरह के कानून बनाए जा रहे थे, क्योंकि वहां काफी इस्लामी देशों से भागकर लोग शरण लेने पहुंच रहे थे और उनके पहनावे को लेकर यूरोप के लोग काफी हाय तौबा मचाने लग गए थे। फ्रांस में 2010 में आया, बेल्जियम में 2011 में बनाया कानून, ऑस्ट्रिया में बना, हॉलैंड के कुछ हिस्सों में ही ऐसे कानून बनाए गए थे। तो वहां मानवाधिकारों पर नजर रखने वाला एक यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय है जिसको ECHR कहते हैं। तो उसने फ्रांस और बेल्जियम के ऐसे कानूनों को फिर वैध माना था। वहां पर यह चर्चा हुई, उसने वैध माना था। 2014 में फ्रांस के मामले में कोर्ट ने कहा था कि समाज में एक साथ रहने के लिए चेहरा देखना जरूरी है एक दूसरे का। भले ही यह धार्मिक स्वतंत्रता पर थोड़ी पाबंदी लगे, लेकिन समाज के बड़े हित के लिए यह ठीक है। तो उसके बाद फिर कई देशों में यह कानून बने, डेनमार्क में भी बना, 2018 में वहां बनाया गया। अब ताजा खबर यह है कि डेनमार्क सरकार अब इस प्रतिबंध को स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटी तक बढ़ाना चाहती है। अभी तक यह सिर्फ सार्वजनिक जगहों पर था, यानी सड़क पर, पार्क पर, दुकान वगैरह पर आप चेहरा नहीं ढक सकते थे। अब शिक्षा संस्थानों में भी बुर्का नकाब नहीं पहन सकेंगे, क्योंकि वहां के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने दलील दी कि मौजूदा कानून में कुछ कमियां हैं, जिससे
कुछ जगहों पर महिलाओं पर सामाजिक नियंत्रण किया जा रहा है। मतलब वो सार्वजनिक जगह जब हम कह रहे हैं कानून में, तो उसमें वो स्कूल कॉलेजों को नहीं मान रहे और इस तरह से महिलाओं पर दबाव डाला जा रहा है। तो कानून बदलकर साफ तौर पर कहा जाएगा कि स्कूल कॉलेजों में भी नहीं पहन सकते। सरकार का तर्क है कि समाज में खुलकर बातचीत करना जरूरी है। स्कूल कॉलेज में टीचर और स्टूडेंट को एक दूसरे का चेहरा देखना चाहिए ताकि बात अच्छी तरीके से समझ आए, संवाद हो। चेहरा छुपाने से संवाद मुश्किल होता है। उनका तर्क है डेनमार्क में आए प्रवासियों को, जो दूसरे देशों से आए हैं, उनको वहां के समाज का हिस्सा बनना चाहिए। वो वहां शरण लेने आए हैं या बसने आए हैं, तो चेहरा ढकने से वो वहां के समाज से अलग क्यों रहने चाहिए? और उनकी सरकार मानती है कि कुछ महिलाएं परिवार या समाज के दबाव में बुर्का पहनती हैं, वो अपनी मर्जी से नहीं पहन रही और यह कानून उन्हें मुक्त करने में मदद करेगा। इसके अलावा सुरक्षा भी एक बड़ा कारण है। सरकार का कहना है कि सार्वजनिक जगहों पर पहचान जरूरी है। सबसे बड़ी बात, वहां के लोग मानते हैं कि डेनमार्क तो महिलाओं और पुरुषों की बराबरी के लिए जाना जाता है और चेहरा ढकना इस समानता के खिलाफ है। अब लेकिन जो विरोध कर रहे हैं वो इसको मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ भेदभाव बता रहे हैं और धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन मानते हैं। और डेनमार्क धार्मिक स्वतंत्रता के लिए भी माना जाता है। उनका तर्क यह है कि डेनमार्क में तो इतने मुस्लिम हैं भी नहीं, तो फिर यह कानून क्यों लाया जा रहा है? और जो हैं भी, उनमें भी बहुत ही कम महिलाएं हैं जो चेहरा ढकती हैं। फिर भी पूरे समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है इस कानून के जरिए। उनका कहना है, सरकार कह रही है कि सबको समाज में मिलकर रहते हुए दिखना चाहिए, लेकिन ऐसे कानून बनाकर उल्टा सरकार ही मुस्लिम समुदाय को टारगेट करके अलग थलग महसूस करवा रही है। क्योंकि यह कानून आ जाएगा तो मुस्लिम समुदाय अपने आप को अलग महसूस करेगा। सरकार कह रही है यह कानून नहीं है, इसलिए मुस्लिम समुदाय अलग लग रहा है। यह सारी बहस भले ही दूर डेनमार्क में चल रही हो, लेकिन यह सवाल अब सब जगह खड़ा हो रहा है कि चेहरा ढकने देना आजादी है या चेहरा ढकने पर रोक लगाना आजादी देना। हमारे यहां भी तो ये स्कूल कॉलेजों में ये सवाल खड़ा किया जा रहा है कई जगह। यूरोपीय कोर्ट का तो कहना है कि कानून को एक समुदाय को कानून टारगेट नहीं कर रहा है। कानून तो कह रहा है कि चेहरा मत ढको। यूरोपीय कोर्ट का कहना है कि कानून में यह नहीं लिखा कि यह मुस्लिम महिलाओं के लिए, कानून चेहरा ढकने के विरोध में। लेकिन विरोध करने वाले कह रहे हैं कि एक ही समुदाय तो इस तरह चेहरा ढकता है, तो वही समुदाय तो टारगेट हो रहा है। आप चाहे उसमें यह ना लिखो कि यह मुस्लिम समुदाय के लिए है, लेकिन टारगेट तो वही हो रहा है। अब सवाल आ जाता है मर्जी का। लेकिन एक समुदाय के नियमों में पले बढ़े इंसान की अपनी मर्जी कितनी रह जाती है, उस सवाल का तो कोई आसान जवाब नहीं है। अभी यहां शामली में जिस आदमी ने अपनी पत्नी और बच्चियों को मार दिया क्योंकि वो बुर्का नहीं पहन रही थी, तो अपनी मर्जी की बात कैसे पता चलेगी किसी महिला की? उनको तो उसी समाज में रहना है, उसी परिवार में रहना है, उसी घर में जाना है। ऐसा तो अभी कोई समाज दिखता नहीं यहां नियम महिलाओं से पूछकर बनाए जा रहे हों, चाहे कोई भी समुदाय हो। तो महिलाओं को तो अपने परिवार में ही रहना है, तो उनको वही फॉलो करना पड़ेगा। तो सुरक्षा के सवाल का जवाब तो हो सकता है, इसका भी हो सकता है कि टीचर और स्टूडेंट और डॉक्टर और मरीज के बीच संवाद होने के लिए दोनों को एक दूसरे का चेहरा दिखना चाहिए। लेकिन यह किसकी मर्जी से हो रहा है, यह तो ऐसा सवाल है जिसका जवाब पूछने पर भी शायद नहीं मिल सकता। क्योंकि पुरानी परंपराएं हर समुदाय में ऐसी घुट्टी में घोलकर पिलाई जाती हैं कि जवाब देने वाले को भी कई बार पता नहीं होता कि उसकी मर्जी असल में है क्या। 100 बात की एक बात। इधर यूपी के मुरादाबाद में एक महिला पर वोटर लिस्ट रिवीजन प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोप में केस दर्ज कर लिया गया। यूपी के मुरादाबाद में एक महिला और उसके बेटे के खिलाफ वोटर लिस्ट रिवीजन में गड़बड़ी करने के आरोप में एफआईआर दर्ज कर ली गई। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने 2 अलग अलग जगहों पर एसआईआर फॉर्म भरा था। कमजोर ग्लोबल संकेतों के बीच शेयर बाजार सपाट बंद हुआ। सेंसेक्स 78 अंक गिरा तो निफ्टी भी गिरकर 25,815 पर आ गया। इसकी वजह से निवेशकों के करीब 79,000 करोड़ रुपए डूब गए। सबसे ज्यादा गिरावट ऑटो और मीडिया इंडेक्स में रही, जबकि आईटी और रियल्टी इंडेक्स में मजबूती दिखी। मनरेगा का नाम बदलकर विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल के विरोध में विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में मार्च निकाला। मार्च में सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी समेत विपक्ष के करीब 50 सांसदों ने हिस्सा लिया और बिल वापस लेने की मांग की। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे।
इधर संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में मनरेगा की जगह लेने वाले विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल पर खूब हंगामा हुआ। जी राम जी बिल पर हंगामे के बीच विपक्षी सांसदों ने बिल की कॉपियां फाड़ दी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ उड़ा दी। उस दौरान कृषि मंत्री विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल पर जवाब दे रहे थे। बिल की कॉपियां फाड़ने पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने नाराजगी जताई। सदस्य, आपको देश की जनता ने कागज फेंकने के लिए नहीं भेजा है, आपको चर्चा करने के लिए भेजा है। उन्होंने सदन में हंगामा कर रहे विपक्षी सांसदों से शांत रहने की भी अपील की, लेकिन इसके बाद भी सदन में विपक्षी सांसदों का हंगामा चलता रहा। बिल का विरोध जताते हुए कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के साथ विपक्ष के कई सांसद सदन के बीच में पहुंच गए और वहां केंद्र सरकार और बिल के विरोध में नारेबाजी शुरू कर दी। विपक्ष ने मनरेगा कानून का नाम बदलने को लेकर केंद्र सरकार को घेरा और इसे महात्मा गांधी का अपमान बताया। इसके बाद विपक्ष के आरोपों का कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जवाब दिया। ये हाथी के दांत खाने के और दुखाने के और, मुंह में राम बगल में छुरी लेके घूमते हैं। हालांकि हंगामे के बीच लोकसभा में जी राम जी बिल यानी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल ध्वनिमत से पास हो गया। उधर लोकसभा में चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिलने का वक्त मांगा। लोकसभा में उस दौरान प्रश्नकाल चल रहा था। उस दौरान सांसद सड़क परियोजनाओं से जुड़े मुद्दों पर सवाल पूछ रहे थे और उसी दौरान केरल के वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी ने पहले चंडीगढ़ शिमला हाईवे से जुड़ा मुद्दा उठाया, फिर उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिलने का वक्त मांगा। May I also request you to grant me an appointment? I've been asking since June to talk about my constituency, sir. मैडम, आज क्वेश्चन आवर के बाद आप आ जाइए, कभी भी आइए, मेरा दरवाजा हर समय खुला रहता है, अपॉइंटमेंट लेने की भी जरूरत नहीं होती। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के जवाब के बाद प्रियंका गांधी ने हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया और प्रश्नकाल खत्म होते ही प्रियंका गांधी नितिन गडकरी से मिलने पहुंच गई। उस दौरान उन्होंने वायनाड की सड़कों से जुड़ी समस्या पर चर्चा की और इस मुलाकात के दौरान नितिन गडकरी ने प्रियंका गांधी को चावल से बनी स्पेशल डिश खिलाई। उस दौरान जब नितिन गडकरी ने एक सड़क से जुड़े मुद्दे को राज्य सरकार का विषय बताया तो प्रियंका गांधी ने उस पर चुटकी ली। संसद भवन में ये मुलाकात केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के कमरे में हुई।